हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? आई होप कि अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। रोशनी के दिए आपकी ज़िंदगी में खुशियां लाएं, आपके सपने दीपावली की रोशनी की तरह चमकते रहें। आपको परिवार, दोस्तों और हंसी मजाक से भरी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दियों की रोशनी से झिलमिलाता आंगन हो, पटाखों की गूंज से आसमान रोशन हो, ऐसे आए झूम के ये दीपावली आपकी हर तरफ खुशियों का आलम हो। हैप्पी दीपावली। जिस तरह असत्य पर सत्य की जीत हुई, उस तरह आप भी हमेशा विजय पाए। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो दीपावली का त्योहार। आज हमें क्या पढ़ना है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो आज जो आपका सब्जेक्ट शांति शिक्षा हो जाता है, इसके पवन सीरीज के लघुत्तरीय प्रश्नों की सीरीज को कंप्लीट करेंगे, जो कि पार्ट फर्स्ट है। इसमें देख लेते हैं सबसे पहले फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन, शांति शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा। इसको पहले अपने लफ्जों में समझ लेते हैं, उसके बाद किताबी भाषा में समझते हैं। तो शांति शिक्षा आखिर है क्या? तो शांति शिक्षा का आशय ये होता है कि आप शांत रहें, खामोश रहें, सभी से प्रेम करें, प्रेम भाव रखें और किसी से झगड़ा ना करें, है ना। और हिंसा तो बिल्कुल भी ना करें। हिंसा का मतलब क्या होता है? झगड़ा करना होता है। और गांधी जी ने हमें क्या बताया, किस मार्ग पे चलने के लिए बताया? अहिंसा। गांधी जी ने क्या किया? अहिंसा के मार्ग पर चलकर देश को आज़ाद कराया। और आज भी वो आज जब तक जिंदगी रहेगी, जब तक दुनिया रहेगी, तब तक अमर है ना। तो क्या है, ऐसा नहीं है कि जो शांति रखते हैं तो वो लोग अच्छे नहीं होते हैं, उनको कुछ अक्ल नहीं होती है, उनको कुछ मालूम नहीं होता है, इसलिए वो शांत है। ऐसा नहीं है, क्योंकि वो ताकतवर होते हैं, वो वीर होते हैं, इसीलिए वो शांत है। क्योंकि देखिए, सुनाना तो बहुत बड़ी बात होती है। किसी को कोई सुना ले यानी वो कायर है, लेकिन जो सुन ले वो बहुत बड़ा इंसान हो जाता है। यानी अगर आप में सुनने की क्षमता है, यानी कहते नहीं कि जिसने सुनना सीख लिया उसने जीना सीख लिया। तो यही होता है शांति शिक्षा में, यही बताया जाता है कि अगर आपको कोई कुछ कह भी देता है, कोई आपसे झगड़ा करने के लिए उतावला भी है, लेकिन फिर भी आप झगड़ा ना करें। आप उसको कहते नहीं कि कहते हैं एक खामोशी में 100 बलाएं टल जाती हैं, तो आप 100 बलाओं को टाल दो। यानी आप खामोश रहो जहां तक जितना मुनासिब हो सके। लेकिन आज का मनुष्य जो है थोड़ा सा अलग हो गया है। अगर खामोश रहो तो इंसान ये समझता है कि इनको कुछ आता नहीं है, ये गंवार है, इस तरह से। लेकिन जो समझता है उसको समझने दो, इससे हमारे पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। अगर भाई वो हमको तो ऐसा नहीं है कि हमने, जैसे मान लीजिए आप डीएलएड 4 सेमेस्टर का एग्जाम देंगे, लिखित परीक्षा देंगे, तो आपको मार्कशीट मिलेगी, है ना, जिसमें आप पास होंगे। तो दूसरे कौन होते हैं कि हमें आंकने वाले, हमें मार्कशीट देने वाले कि हाँ ये अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है। हम अपने में अच्छे रहें, सबसे बड़ी बात यह है, हम अपने में अच्छे हैं, दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन क्या है, हमें खामोश रहना है और हमें शांति का पाठ यही पढ़ाता है। तो चलते हैं, देख लेते हैं आज का जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन हो जाता है, शांति शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा। शांति शिक्षा का तात्पर्य है शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास की विरोध, विद्वेष एवं विभेद रहित शिक्षा। जहाँ संशय और भय नहीं है वही शांति है। जहाँ पे क्या नहीं है? भय नहीं है, कि हमको ये पता है कि हमसे कोई कुछ कह रहा है, हमको बोलना नहीं है, हमें झगड़ा नहीं करना है। वहाँ पे क्या, भय खत्म हो जाता है। भय वहाँ पे रहता है कि अगर ये आएगा, ये झगड़ा करेगा, फिर से हम बोलेंगे, तो वहाँ पे भय रहता है। और शांति कहाँ पे रहती है? जहाँ पे खामोशी रहती है। शांति से तात्पर्य परिवार, समाज, देश, विश्व में झगड़े, फसाद, संघर्ष, मारपीट और आतंकवाद का अंत। अतः सभी स्तर पर प्रेम व सौहार्द तथा विचारों में सामंजस्य स्थापित होना। वैदिक काल में शांति शब्द का प्रयोग कई अर्थों में होता था, जैसे बुरे प्रभाव से दूर होने की अवस्था, बुरे प्रभावों को दूर करने के साधन, यथा जलवेद्रिक मंत्र तथा सूत्र तथा शांति कृत्य। आज राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति की आवश्यकता है। प्राचीन काल से ही भारत में शुभ कार्यों में शांति पाठ का विधान रहा है। डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार शांति का अर्थ है दूसरों के प्रति सद्भाव तथा उन लोगों से समझौता जो धर्म की दृष्टि से भिन्न है, एवं दूसरों की भावनाओं की कद्र करना जिनकी उपासना इससे भिन्न है। ये सद्भावना ही शांति है।
उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन है शांति शिक्षा की आवश्यकता का औचित्य, यानी क्या औचित्य है, इस पर प्रकाश डालें। ये 2020 में आया भी क्वेश्चन है, 2017 में भी आया हुआ है, यानी आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। शांति शिक्षा की आवश्यकता क्यों है, इस पे हमें डिस्कस करना है। तो वर्तमान में शांति के लिए शिक्षा की आवश्यकता व्यक्तित्व, सामाजिक या राष्ट्रीय, वैश्विक और पर्यावरणीय स्तरों पर सिद्ध होती है। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि समस्त मानव जीवन एवं प्रकृति को उन्नत बनाने की दृष्टि से शांति शिक्षा की सर्वाधिक आवश्यकता है। यानी हमें जिंदगी जीने के लिए, अच्छा माहौल बनाने के लिए हमें क्या करना है, हमें शांति का भाव अपनाना है। क्योंकि आज का जो मनुष्य है वो कैसा है, जैसे ऐसा लगता है कि विद्रोही हो रहा है, कि अगर कोई नहीं भी झगड़ा करना चाह रहा है तब भी उसको मतलब जानबूझ के झगड़ा किया जाता है, कहा जाता है कि हमसे झगड़ा करो। मतलब ऐसे नहीं कि हमसे झगड़ा करो, ये चीज़ का कोई नहीं कहता है, लेकिन एक ऐसी एक्टिविटी करता है कि आप खामोश भी हैं फिर भी वो आपको छेड़ रहे हैं कि मतलब किसी तरह से झगड़ा हो जाए। आप कुछ नहीं भी बोल रहे हो तब भी वो आपके पीछे पड़े हाथ धो के, इस तरह से हो जाता है। और अगर आप बोल दो तब भी खराबी है कि मतलब झगड़ा होना निश्चित है। अगर आप नहीं बोल रहे हो तो ये है कि आखिर ये बोल क्यों बंदा नहीं रहा है, इसका मतलब ये हमसे दबा हुआ है, ये हमसे नीचा है। यहाँ पे ये चीज़ हो जाती है। तो कोई नीचा समझे या ऊंचा समझे, लेकिन हमें क्या करना है, हमें खामोशी का रास्ता अपनाना है। खामोश रहो। अगर वो इंसान कहता नहीं वही चीज़ की, अगर हमें कोई चीज़ देना चाह रहा है और हम उस चीज़ को नहीं लेना चाहते हैं तो हमें वो कैसे देगा। तो अगर वो हमसे झगड़ा करना चाहता है और वो चाहता है किसी तरीके से ये झगड़ा करे भाई हमसे, लेकिन हम उसकी बात को ले ही नहीं रहे, हम उसको इग्नोर मार रहे हैं। जब इग्नोर मारेंगे तो वो खुद थक के हार के बैठ जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे हो जाती है और इसकी आज आवश्यकता भी बहुत है। क्योंकि आप देखिए कहीं पे धर्म के नाम पे दंगे हो रहे हैं, कहीं पे जाति के नाम पे दंगे हो रहे हैं, है ना। भाई भाइयों में दंगा हो रहा है, भाई भाई नहीं अच्छे से रह पा रहे हैं, मेल मिलने से नहीं रह पा रहे। तो इस तरह से तो बहुत ज़्यादा इस शिक्षा की आवश्यकता हो जाती है। और स्कूलों में क्या है कि बच्चों को स्टार्टिंग से ही इसकी शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि आज का जो बच्चा है वो कल का भावी नागरिक है। तो जो बच्चा है वही भावी नागरिक बनेगा तो हमारा देश अच्छे से चलेगा, हमारे देश में शांति रहेगी, अमन रहेगा, चैन रहेगा, सुकून रहेगा। लेकिन जब हम आज वो शिक्षा बच्चों को नहीं देंगे तो उनको भी लगता है कि हमारे आसपास में झगड़ा होता है, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर भाई भाई झगड़ा कर रहे हैं तो हमें भी झगड़ा करना चाहिए। तब क्या करते हैं, तो वो भी वैसे ही झगड़ालू बन जाते हैं। तो ऐसे क्या होता है, देश उन्नति नहीं करता है, अवनति की तरफ जाता है। तो इस तरह से आप चीज़ों को समझें, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर कहीं पे कोई डाउट है तो प्लीज़ उसे ज़रूर क्लियर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर देंगे। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका हो जाता है शांति शिक्षा की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, शांति शिक्षा की अवधारणा। शांति शिक्षा से अभिप्राय है, शिक्षा से है जो व्यक्तियों में ऐसे मूल्यों, कौशलों, अभिवृत्तियों का समावेश करे जिससे उन्हें दूसरों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार रखने वाले एवं उत्तरदायी नागरिक बनने में मदद मिले। ऐतिहासिक दृष्टि से नैतिक शिक्षा एवं मूल्य शिक्षा के लिए पूर्वज हैं। ये दूसरों में हम कह सकते हैं कि ये शांति शिक्षा के लिए आधार है। शांति शिक्षा मूल्यों के उद्देश्यों को ठोस रूप देती है और उसके आंतरिकरण को प्रेरित करती है। शांति शिक्षा सतत से अत की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमरता की ओर ले जाने वाली शिक्षा है। अब शांति शिक्षा कैसी है, तो असत से सत्य की ओर और अंधकार से प्रकाश की ओर। जब मनुष्य कैसा होता है, जब उसमें शांति नहीं होती है तो वो कैसा होता है, उसमें अंधकार होता है, उसको सिर्फ अपना दिखता है कि हम जो कुछ हैं बहुत महान है, बहुत बड़े हैं। अगर हम झगड़ा भी कर रहे हैं तो हमसे बड़ा महान कोई है ही नहीं, लेकिन वो किस में है, वो अंधकार में है। लेकिन जब आप शांति का पाठ पढ़ेंगे, शांत रहेंगे, खामोश रहेंगे तो क्या होगा, आप प्रकाश की तरफ जाएंगे, यानी कि आप प्रकाश युक्त हो जाएंगे। फिर आप में ये चीज नहीं रहेगी। कहते नहीं कि जैसे पेड़ में फल लगे होते हैं तो पेड़ कैसा होता है, वो झुक जाता है। लेकिन जब पेड़ सीना ताने, कौन पेड़ खड़ा रहता है, वो पेड़ जिसमें फल ही नहीं होते हैं। यानी कहने का मतलब है जिसमें ज्ञान ही नहीं है वो
पेड़, यानी यहाँ पे पेड़ से उपमा दी गई है कि वो पेड़ सीना ताने खड़ा रहता है जिसमें फल नहीं है, यानी वो मनुष्य झगड़ालू होगा जिसमें शिक्षा नहीं है, लेकिन वो पेड़ फलदार है इसलिए वो झुक गया, यानी जो शिक्षित व्यक्ति है वो झुक जाता है, वो झगड़ा नहीं करता है। तो ये चीज यहाँ पे हो जाती है। मृत्यु से अमरता की ओर, यानी मृत्यु तो भले उसको मिल जाए लेकिन वो अमर हो जाता है। अमर का वो जब तक दुनिया रहेगी तब तक उसका नाम रहेगा। और शिक्षा कैसी होती है? जीवन में सत प्रकाश और अमृत दिलाने के मार्ग की खोज करती है। शांति का शाब्दिक अर्थ सुखकारी है, अर्थात ऐसी शिक्षा जो स्वयं तथा जगत दोनों के लिए कल्याणकारी है। शांति की शिक्षा शारीरिक बौद्धिक शिक्षा से परे जाकर आध्यात्मिक क्षेत्र में आंतरिक चेतना को जागृत करता है। आंतरिक चेतना जागृत करने हेतु मानव को अहिंसा, अस्तेय, सत्य, अपरिग्रह, आत्मसंयम, संतोष, तप, स्वाध्याय के नियमों का पालन करना होगा। किस किस का पालन करना होगा? जब हम शांति का पाठ पढ़ेंगे तो अहिंसा यानी झगड़ा ना करना, सत्य का साथ देना होगा। जब आप सत्य का साथ देंगे तो कुछ देर तो, क्योंकि आज का जो दौर हो जाता है उसमें जब आप सत्य बोलेंगे तो आप पे कोई विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि आज का दौर है आप झूठ बोलोगे बहुत जल्दी लोग विश्वास कर लेते हैं, लेकिन आप सच बोलोगे बहुत देर में, उसमें आपको बहुत ज्यादा विश्वास दिलाना पड़ता है। लेकिन कोई बात नहीं, आप सच बोलोगे एक ना एक दिन वो सामने आ ही जाएगा। और जिसमें संतोष भी आपको रखना है। अगर जितनी चीजें आपको मिल रही हैं इतना इनफ है। हालांकि आगे बढ़ना चाहिए, तरक्की करना चाहिए, सभी चीजें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें गलत रास्ता अपना के तरक्की करनी चाहिए, या हमें कहते नहीं कि शॉर्टकट अपना के करना चाहिए। हमें एक रखना चाहिए कि नहीं, हम तैयारी कर रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो हमें मिलेगा, हमें मंजिल मिलेगी, लेकिन इसमें देर लगती है। देर तो भाई लगती है, क्योंकि कोई भी आप काम करेंगे जो आपका फर्स्ट नंबर पे होगा, यानी फर्स्ट नंबर का मतलब ये होता है जो आपका एकदम प्योर होगा, उसमें टाइम लगेगा। लेकिन जो अनप्योर चीजें होती है उसमें टाइम नहीं लगता है। देखा कल कोई मनुष्य बहुत गरीब था, आज बहुत ज्यादा अमीर हो गया। कैसे हो गया? क्योंकि ऐसा तो नहीं है उसने बिल्कुल सीधा मार्ग चुना होगा इसलिए ऐसा हो गया, क्योंकि सीधे मार्ग में बहुत टाइम लगता है, उसमें बहुत अड़चने आती हैं, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। तो इसलिए क्या करना चाहिए, हमें ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमें जितना मिल रहा है हमारे लिए उतना इनफ है और उतने में ही हमको संतुष्ट रहना चाहिए। हालांकि आवश्यकताएं असीमित हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम किसी को मार के आगे बढ़ें, है ना, किसी से लूट लें, किसी को उसको नुकसान पहुंचा दे, ये सब चीज़ें तो नहीं आती हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ हो जाती है। शांति की शिक्षा धार्मिक सहिष्णुता, विश्व बंधुत्व की भावना, नैतिक मूल्यों के निर्माण, शांति एवं सम्मानजनक जीवन यापन, भय से मुक्ति, आत्म विकास मानवता के लिए आवश्यक हो जाती हैं। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। वैश्विक दृष्टि से शांति शिक्षा की आवश्यकता सिद्ध कीजिए। विश्व के कई राष्ट्र हैं, उनमें भौतिक, सामाजिक, आर्थिक आदि तमाम प्रकार की असमानताएं दिखाई पड़ती हैं। कई बार एक ही राष्ट्र में विभिन्न भू रचनाएं, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, जीव जंतु आदि दिखाई पड़ते हैं। इन सब विभिन्नताओं का प्रभाव वहाँ के निवासियों के रंग रूप, विकास, स्वभाव आदि पर भी दिखाई पड़ता है। कोई राष्ट्र अपनी वैज्ञानिक प्रगति के कारण या प्राकृतिक संसाधनों के कारण या किसी अन्य कारण से अधिक प्रगति कर जाता है, वहाँ जीवन की सुविधाएं अधिक हो जाती हैं। अपनी प्रगति के कारण कुछ राष्ट्र विकसित राष्ट्र माने जाने लगे हैं तो कुछ विकासशील राष्ट्र। विकसित मतलब जिन्होंने तरक्की कर ली है, और विकासशील मतलब जो तरक्की कर रहे हैं, क्योंकि कुछ राष्ट्र ऐसे हैं जो भाई तरक्की कर रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो तरक्की कर चुके हैं, है ना। इस प्रकार के असमानता के कारण ऊंच नीच का भाव पनपने लगता है। वे दूसरे कम विकसित राष्ट्र पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने की चेष्टा करने लगते हैं। इससे परस्पर वैमनस्य उत्पन्न होने लगता है। यह स्थिति किसी भी राष्ट्र के लिए उचित नहीं कही जा सकती है, क्योंकि क्या कह रहे हैं कि तरक्की तो करनी चाहिए, क्योंकि अगर विकासशील देश है तो उसको विकसित करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए, है ना। तो विकास तो करते रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी को मारकर, बड़ी लाइन है तो उसको मिटाकर नहीं, अगर बड़ी लाइन है तो उससे बड़ी लाइन बनकर। लेकिन आज का मनुष्य थोड़ा अलग हो गया है, और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जिनको नए तरीके से कुछ मिल जाता है। जैसे मैं ऐसा नहीं कह रही, किसी के लिए नहीं कह रही, मैं यहाँ पे ये सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ इसलिए मैं बता रही हूँ चीज़ों को कि आज का मनुष्य कैसा है। अगर वो पहले से है
उसमें अच्छी शिक्षा है, उसने अच्छा ज्ञान प्राप्त किया है और उसने कभी भी अपने में गुरूर घमंड नहीं किया है, तो चीज़ अलग हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो पहले थोड़े कम होते हैं, यानी कि उनके पास कुछ नहीं होता है, लेकिन एकदम से उनको देखने को मिल जाता है, तो ऐसा लगता है उनके पास सब कुछ हो गया है, फिर वो दुनिया में किसी को कुछ भी नहीं समझते हैं। ऐसे लोग आपके आसपास भी होंगे, क्योंकि इस तरह के लोग ज़्यादातर पाए जाते हैं। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सावधान ही रहें, और ये हो जाता है कि लोगों पे ज़्यादा ध्यान भी ना दें, ऐसे हो जाता है। चलते हैं, आज यह भी सत्य है कि कोई भी राष्ट्र सभी दृष्टियों से आत्मनिर्भर नहीं है, उसे अपनी किसी न किसी आवश्यकता के लिए दूसरों पर निर्भर रहना ही पड़ता है। देखिए, मनुष्य कितना भी अमीर हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन क्या है, एक सर्किल होता है और सभी एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम नहीं हैं तो इनका काम चल जाएगा, नहीं, कभी तो ऐसा होगा, इनके पास कितने भी ये मतलब ये होते हैं ना रिच फैमिली से, कितना भी रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं और आपसे इनको काम पड़ सकता है, आप कितने भी रिच फैमिली से बिलोंग करते हो, इनसे काम पड़ सकता है। यानी सभी एक दूसरे से बंधे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हम इनसे नहीं बात करेंगे, हम इनसे नहीं बोलेंगे, हम इनका साथ नहीं देंगे, हम इनका काम नहीं करेंगे, हमारा क्या बिगड़ जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब एक दूसरे पर निर्भर हैं, कभी ना कभी ज़रूरत पड़ ही जाती। कहते नहीं है कि दुनिया गोल है, यही तो कहा जाता है ना कि दुनिया गोल है, कभी ना कभी ज़रूरत पड़ ही जाती है। तो ये चीज़ आप सोच के रखें कि हाँ, सभी की ज़रूरत पड़ती है। ऐसी दशा में राष्ट्र अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु राष्ट्र पर दबाव बनाते हैं और हिंसा का सहारा लेने से नहीं हिच सकते। यह स्थिति किसी राष्ट्र के लिए उचित नहीं रहती। ऐसी दशा में शांति की शिक्षा की आवश्यकता सभी के लिए हो जाती है। शांति के लिए शिक्षा राष्ट्र में सह अस्तित्व की समझ का विकास करने में सहायता यानी सहायक होती है। परस्पर समझ, न्यायपूर्ण आचरण, सभी व्यक्तियों को एक समान समझना, परस्पर सहयोग आदि शांतिपूर्ण जीवन के लिए आवश्यक हो जाते हैं। इसमें क्या आवश्यक हो जाता है कि जो मनुष्य है सभी को एक समान आप समझें। ऐसा नहीं कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई ऊंची जात का है, कोई नीची जात का है, क्योंकि ये सब चीज़ें मानना तो बहुत ही, अगर आप पढ़े लिखे हैं और अच्छी संगत में रह रहे हैं तो पहली बात तो इन सब चीज़ों के बारे में सोचेंगे ही नहीं कि कोई अमीर है, कोई गरीब है। वो तो वही लोग सोचते हैं जिनको नए तरीके से कोई चीज़ मिल जाती है, तो वो सोचते हैं नहीं अब हम इससे नहीं बात करेंगे, अब हमारा स्टैंडर्ड थोड़ा हाई हो गया है तो हम क्या करेंगे, अब हम अपने जो स्टैंडर्ड के लोग हैं उन्हीं से बात करेंगे। मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। गरीब और अमीर वो चीज़ पैसों से बनती है, लेकिन जो इंसानियत होती है वो इंसान से बनती है। तो सबसे पहले इंसान बन जाए, वही बहुत बड़ी बात है। और अमीर और गरीब तो ये तो कुदरत का खेल है, कभी किसी को अमीर बना देते, कभी किसी को गरीब बना देते, और पैसा क्या है वो तो आता जाता रहता है ना। तो इस तरह से है। और व्यक्तियों को क्या एक समान समझना चाहिए, परस्पर सहयोग और शांतिपूर्ण जीवन के लिए आवश्यक हो जाता है। इसके अभाव में जीवन की चिंता, कलह, अनिश्चितता, असुरक्षा का भाव आदि घर करने लगता है। यानी क्या होता है, जब शांति नहीं होती तो उसमें चिंता भी हो जाती है, अनिश्चितता भी हो जाती है, असुरक्षा का भाव भी पनप जाता है। राष्ट्रों के नागरिकों को शांति की उपलब्धि के प्रति सहयोग के लिए तैयार करना अनिवार्य। शांति शिक्षा इस प्रकार वैश्विक स्तर पर भी महत्वपूर्ण दिखाई देती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वैश्विक स्तर पर शांति की शिक्षा की आवश्यकता में कोई संदेह नहीं है। शांति शिक्षा की आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए। शांति शिक्षा की आवश्यकता, इसके बारे में समझ लेते हैं। शांति के लिए शिक्षा की वर्तमान आवश्यकता के औचित्य में कोई संदेह नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वर्तमान में शांति की विश्व में सर्वाधिक आवश्यकता है। शांति शिक्षा की आवश्यकता को विभिन्न दृष्टियों से समझा जा सकता है। ये निम्नवत हैं। व्यक्तित्व दृष्टि, व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी, व्यक्ति स्तर पर शांति की शिक्षा की बहुत आवश्यकता है। व्यक्ति में ऐसे अभिवृत्तियों, मूल्यों, कौशलों का विकास किया जाना आवश्यक है जिससे वे शांति के प्रति सजग हों, उसकी आवश्यकता समझे, उसके अनुकूल आचरण करें और शांति की स्थापना में सहयोग भी करें। यानी क्या कह रहे हैं कि जो मनुष्य है उसके शांति की शिक्षा उसके लिए बहुत ही आवश्यक हो जाती है। लेकिन कब हो जाती है, जैसे मनुष्य जब झगड़ा नहीं करेगा, प्रेम से रहेगा, तभी तो शांति पनप पाएगी। और जब आप ऐसे ही करोगे, झगड़ा करोगे, किसी से प्रेम नहीं करोगे, किसी की मदद नहीं करोगे, कोई दीन दुखी है, कोई भूखा है, उसको खाना तक नहीं दोगे, अगर उसको 2 रुपए की ज़रूरत है तो 2 रुपए तक नहीं आप निकाल के दोगे, तो कैसे आपने शांति का पाठ कैसे पढ़ा है ना। तो ये चीज़ हो जाती है। और ये भी हो जाता है कि जैसे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो किसी को कुछ समझते ही नहीं है,
बहुत लोग ऐसे भी होते हैं कि हमसे ऊपर कोई नहीं है, हम सबसे ऊपर हैं, हमसे नीचे सब हैं। तो जो ऐसे लोग होते हैं वो भी शांति के मार्ग में बाधा डालते हैं ना, क्योंकि वो बाधक हैं। तो ऐसे लोगों को भी समझना चाहिए कि ऐसा नहीं होता है, हमें शांति का पाठ पढ़ना चाहिए। अगर उनको नहीं आता है तो उनको शांति का पाठ पढ़ाया जाए भाई, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि उन्होंने एजुकेशन तो ले ली, लेकिन उन्होंने क्या किया, शांति का पाठ नहीं पढ़ा है। और जो कहते हैं कि हम गांधी जी नहीं बन पाएंगे, एक गाल पे कोई तमाचा मारता है दूसरा गाल नहीं दे पाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है कि जब आप गाल तभी तो दोगे कि जब आपके जो सामने वाला बंदा है उसको कुछ मालूम नहीं होगा, उसने शांति का पाठ नहीं पढ़ा होगा, फिर वो तो क्या होगा, जब आप उसको समझोगे तो वो भी तो आपको समझेगा, तो दूसरा गाल देने की जरूरत ही नहीं है ना। उसके बाद हो जाता है सामाजिक दृष्टि। व्यक्तियों से मिलकर समाज बनता है। मोटे तौर से यह स्वीकार किया जाता है कि एक राष्ट्र में रहने वाले व्यक्ति एक समाज का गठन करते हैं। वैसे उद्देश्य विशेष के अनुसार भी समाज का गठन देखने में आता है, जैसे कृषक समाज, वैश्य समाज, क्षत्रिय समाज आदि हो जाते हैं। वैश्विक दृष्टि। विश्व में कई राष्ट्र हैं, भौतिक, सामाजिक, आर्थिक आदि तमाम प्रकार की असमानताएं दिखाई पड़ती हैं। कई बार एक ही राष्ट्र में विभिन्न भू संरचनाएं, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, जीव जंतु आदि दिखाई पड़ते हैं। इन सब विभिन्नताओं का प्रभाव वहां के निवासियों के रंग, रूप, विकास, स्वभाव आदि पर भी दिखाई देता है। राष्ट्र में इस प्रकार की असमानता के कारण ऊंच नीच का भाव पनपने लगता है। वे दूसरे कम विकसित राष्ट्र पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने की चेष्टा करने लगते हैं। इससे परस्पर वैमनस्य उत्पन्न होने लगता है। यह स्थिति किसी भी राष्ट्र के लिए उचित नहीं कही जा सकती है। पर्यावरणीय दृष्टि। व्यक्ति, राष्ट्र एवं विश्व प्राकृतिक पर्यावरण से आच्छादित है। प्राकृतिक वातावरण में भू रचना, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, जीव जंतु, प्राकृतिक संसाधन आदि सभी आ जाते हैं। इस समग्र पर्यावरण में एक परस्पर संबंध दिखाई पड़ता है। जब यह संबंध मानव के हस्तक्षेप के कारण बाधित होता है तो उसका प्रभाव कालांतर में अच्छा नहीं होता है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर प्रकृति और मनुष्य में घनिष्ठ संबंध मानते थे। उनका विचार था कि प्रकृति मनुष्य की आवश्यकता है और मनुष्य प्रकृति की। उपयुक्त से स्पष्ट है कि वर्तमान में शांति के लिए शिक्षा की आवश्यकता व्यक्तित्व, सामाजिक या राष्ट्रीय, वैश्विक और पर्यावरणीय स्तरों पर सिद्ध होती है। एक प्रकार से यह कहा जा सकता है कि समस्त मानव जीवन एक प्रकृति को उन्नत बनाने की दृष्टि से आज शांति की शिक्षा की सर्वाधिक आवश्यकता है, क्योंकि शांति की शिक्षा जो है बहुत ज़्यादा आवश्यक हो गई है आज के दौर में। अभी हम लोग डिस्कस इस पर कर चुके हैं, एक बार फिर से डिस्कस करना चाहेंगे कि आज जो मनुष्य हो गया है वो बहुत ज़्यादा खुदगर्ज हो गया है। वो ये समझता है अगर थोड़ा सा वो सक्सेस हो जाता है तो वो समझता है कि हमसे ऊपर कोई नहीं है। और ज़्यादातर आपने एक चीज़ देखी होगी, मैं सभी से बोल रही हूँ कि आपने ये देखा होगा, जो थोड़ा सा पहले लो होगा और उसके बाद थोड़ा सा हाई हुआ होगा और उसने कभी इन सब चीज़ों के जैसे जो सुख सुविधाएं उनको नहीं देखा होगा और उसके बाद उसने अचानक से देख लिया होगा, उसमें इतना गुरूर होगा, इतना घमंड होगा कि अब हमसे ऊंचा कोई नहीं, और जबकि उससे ऊंचे सभी लोग हैं। ये चीज़ तो ये क्या है, क्योंकि इन्होंने कभी शांति का पाठ ही नहीं पढ़ा। इनको ये लगता है मैं जो कर रहा हूँ वही सबसे अच्छा कर रहा हूँ, मैं जो सोच रहा हूँ वही सबसे अच्छा सोच रहा हूँ, और मैं जैसा सबके साथ व्यवहार कर रहा हूँ वो भी मैं सबसे ही अच्छा कर रहा हूँ, क्योंकि मुझसे ऊपर तो दुनिया में कोई है ही नहीं। लेकिन इन लोगों को शांति का पाठ पढ़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। सभी अपने में बहुत ऊंचे होते हैं, सभी अपने में एक महत्व रखते हैं। कहते नहीं है कि एक परिवार होता है, उसमें अगर मान लीजिए 4 लोग हैं या 5 लोग हैं तो सभी एक दूसरे के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कहते हैं एक देश के लिए, एक समाज के लिए वो एक गिनती होती है। कहते हैं किसी घर में किसी की आकस्मिक मृत्यु हो जाए कुछ, तो क्या होता है वो उनके लिए गिनती बन जाती है कि भाई इस ज़िले में या इस मोहल्ले में या इस सिटी में इनकी मृत्यु हो गई, उनके लिए तो एक गणना बन गई। लेकिन जो घर के जो सदस्य होते हैं उनके लिए वो पूरी दुनिया, पूरी कायनात होता है। यही तो होता है ना। तो मनुष्य क्या है, यहाँ पे कहने का मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि ऐसा कोई नहीं, सभी में अपने में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। और ये कोई भी ना सोचे कि हम सबसे अच्छे हैं, क्योंकि अगर आप सबसे अच्छे होते तो आप सभी को अच्छा समझते। इसका मतलब आप सबसे अच्छे नहीं हैं, इसीलिए आप किसी को अच्छा नहीं समझ रहे। और जो सबसे अच्छा होता है वो सभी को अच्छा समझता है, क्योंकि कहते नहीं कि अपना चेहरा आईने में दिखता है। तो आप जैसे होंगे आपको वैसा ही समाज दिखेगा, वैसा ही सामने वाला बंदा दिखेगा। अगर आप अच्छे स्वभाव के हैं, प्रेमी हैं,
प्रेमी स्वभाव है आपका, दया वाला स्वभाव है, तो आपको सामने वाला भी बंदा ऐसा ही दिखेगा। भले वो ना हो, लेकिन आप यही देखेंगे कि नहीं, जैसे मैं हूँ ऐसे ही ये है। लेकिन अगर आप क्रूर स्वभाव के हैं, आप में शांति नहीं है, आपने प्रेम का पाठ नहीं पढ़ा, तो आप सामने वाले को भी यही सोचेंगे, यही समझेंगे कि नहीं, ये बंदा भी ऐसा ही, यानी कि आईने में चेहरा अपना ही दिखता है, किसी और का नहीं दिखता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे इस तरह से हो जाता। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। स्व जागरूकता क्या है, स्पष्ट कीजिए। स्व जागरूकता या आत्म जागरूकता का तात्पर्य अपने आप के व्यवहार के कारणों की समझ में अंतर्दृष्टि है, या अपने बाह्य वातावरण या आंतरिक क्रियाओं का बोध करना है। इसमें व्यक्ति स्वतः को वातावरण एवं अन्य व्यक्तियों से अलग एक व्यक्ति के रूप में मान पाता है। इसमें अंतर्दर्शन एवं स्वबोध दोनों की क्षमता रहती है। एक प्रकार से यह आप चरित्र, सहसासों, प्रेरकों व इच्छाओं का चेतना युक्त ज्ञान है। यानी अपने आप को जब समझा जाता है, स्व जागरूक हो जाता है ना, जो मनुष्य स्व जागरूक। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि स्व जागरूकता के विकास द्वारा व्यक्ति अपने प्रति चेतन होते हैं। स्व जागरूकता को एक विशिष्ट प्रकार के स्व विकास के रूप में देखा जा सकता है, जो व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक स्थिति, जिसमें विचारों, कार्यों, धारणाओं, एहसासों तथा दूसरों से अंतःक्रिया का समावेश रहता है, से संबंधित होता है। स्व जागरूकता किसी एक व्यवहार से एकाएक विकसित नहीं होती है, वो धीरे धीरे क्रमिक रूप से स्व संबंधित विभिन्न व्यवहारों का विकास होती है। शांति कौशल से क्या अभिप्राय है, स्पष्ट कीजिए। शांति कौशल, शांति शिक्षा की प्रासंगिकता को तभी साकार बनाया जा सकता है जब शांति शिक्षा के लिए उपयोगी शांति कौशलों का निर्माण किया जाए। आज शांति शिक्षा के पाठ्यक्रम में उच्च कोटि के नैतिक, शारीरिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक मूल्यों का समावेश किया जाए। शांति कौशल के अंतर्गत मुख्य बिंदु निम्नवत हैं। शांति स्थापित करने में समुदाय के शिक्षकों की भूमिका। इनकी भूमिका तो होती है, क्योंकि शिक्षक जब बच्चों को समझाएंगे, तो बच्चों को जब ये पाठ पढ़ाएंगे तो बच्चे, आज के बच्चे कल के भावी नागरिक, तो देश में क्या होगा, शांति और अमन होगा, सुकून होगा, चैन होगा, यही सब चीज़ें होंगी, है ना। शांति शिक्षा हेतु विद्यालय प्रणाली, क्योंकि प्रणाली भी बहुत आवश्यक हो जाती है, और शांति शिक्षा में पाठ्यक्रम भी हो जाता है, और माता पिता भी हो जाते हैं, परिवार भी हो जाता है, क्योंकि इनकी जब शिक्षा मिलती है बच्चों को, तो जैसे माहौल में बच्चा रहता है वैसे ही बच्चा सीखता है। क्योंकि कहते नहीं, अभी आपने जैसे कोई बच्चा आ जाए और वो आपसे नमस्ते कर ले, आपसे हालचाल पूछ ले, आपसे बोले कि आप बैठें, आपको इज्जत दे, तो आप क्या कहोगे? उस बच्चे को पहले नहीं कहोगे, आप कहोगे इसकी परवरिश क्या है, कितनी बेहतरीन परवरिश है। यानी कि परवरिश का मतलब इनके माँ बाप के जो संस्कार हैं, इनके माँ बाप ने इनको जो सिखाया है, वो ये झलक रहा है, उस बच्चे में झलक रहा है, तब आप बच्चे को प्रेम दोगे, है ना। पहले लेकिन आपने जो फर्स्ट जो आपका माइंड में जो बात आ जाती है वो यही आती है, इनके संस्कार कितने अच्छे हैं, इनके जो माता पिता हैं उन्होंने कितने अच्छे संस्कार दिए हैं। लेकिन जो बच्चा, अगर जैसे बच्चे ऐसे नहीं होते हैं, बच्चे बड़े प्यारे होते हैं, लेकिन यहाँ पे शिक्षा की बात हो रही है, तो कहते हैं नेगेटिव भी देखना चाहिए और पॉजिटिव भी देखना चाहिए। तो नेगेटिव की अगर बात करें तो जो बच्चा होता है, जो नमस्ते नहीं करता है, जो सम्मान नहीं करता है, तो क्या लोग कहते हैं कि इनके संस्कार नहीं अच्छे, इनके माँ बाप ने इनको कुछ सिखाया नहीं है ना। तो जो बच्चे हों या बड़े हों, तो सभी के जो संस्कार हैं वो झलकते हैं, उनके जो उनकी परवरिश है उससे झलकते हैं। अगर आपसे कोई बदतमीजी कर रहा है, या आपसे कोई अच्छे से बात नहीं करता है, या आपसे बहुत ज़्यादा कोई घृणा कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, उसके जो संस्कार हैं उसको नहीं अच्छे मिले हैं, उसकी परवरिश अच्छी नहीं है, इसलिए वो आपसे इस तरह से वर्क कर रहा है, यानी ऐसी एक्टिविटी कर रहा है। अब देख लेते हैं शांति स्थापित करने हेतु शिक्षकों की भूमिका स्पष्ट कीजिए। तो शांति स्थापित करने में शिक्षकों की भूमिका हो जाती है। समस्त विश्व समुदाय के शिक्षकों का यह कर्तव्य है कि वो समूची विश्व की जनता को उसके समक्ष छात्र रूप में उपस्थित हुई है, उसमें शांति शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार तथा साथ ही साथ उन्हें
उसके महत्व को भी समझाएं। इसके लिए शिक्षकों को कुछ दायित्वों का भी निर्वाह करना पड़ेगा। यहाँ शिक्षकों के दायित्वों के संबंध में अपने विचार निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। सर्वप्रथम, विश्व में समस्त देशों के शिक्षकों को शांति शिक्षा हेतु स्वयं जागरूकता एवं सहिष्णुता के दृष्टिकोण को अपनाना होगा, क्योंकि जब शिक्षक ऐसे होंगे तभी तो स्टूडेंट बन पाएंगे। कहते नहीं है, जैसे हम आपको शिक्षा दे रहे हैं तो जब हम ही को कुछ नॉलेज होगी तभी हम आपको नॉलेज दे पाएंगे, और जब हम ही को नॉलेज नहीं होगी तो हम आपको नॉलेज क्या दे पाएंगे, है ना। तो सबसे पहले शिक्षक को वैसे ही बनना चाहिए जैसे आप बच्चों को बनाना चाहते हैं। विश्व के सभी देशों के शिक्षकों द्वारा शांति एवं निशस्त्रीकरण पर एक अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह भी मनाया जाना चाहिए। जी हाँ, ये भी बिल्कुल सही हो जाता है। थर्ड हो जाता है, शिक्षकों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों की संस्कृति, धर्म, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व्यवस्थाओं से संबंधित ज्ञान का आदान प्रदान बड़े पैमाने पर किया जाना चाहिए, ताकि विभिन्न देशों के नागरिकों के बीच प्रेम, सौहार्द एवं सहिष्णुता को बढ़ाया जाए। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियां, सेमिनार व सम्मेलनों को अधिक संख्या में आयोजित किया जाना चाहिए। शांति शिक्षा के प्रचार व प्रसार हेतु शिक्षकों के अध्ययन दल एवं प्रतिनिधित्व दल बड़ी संख्या में एक दूसरे देशों में भेजे जाने चाहिए। शिक्षकों द्वारा शांति हेतु नवीन क्षेत्रों में अनुसंधान, नवीन गतिविधियों और प्रयासों को क्रियान्वयन करना चाहिए। अनुसंधान के परिणामों को विश्व समुदाय के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। शांति स्थापित करने में विद्यालय प्रणाली की भूमिका स्पष्ट कीजिए। तो शांति शिक्षा हेतु विद्यालय प्रणाली, विद्यालय का वातावरण शांति के मूल्यों के अनुप्राणित होता है, तब पाठ्यचर्या में अंतर्निहित शांति की अवधारणाओं को मिलने वाले अवसर अधिकतम होते हैं। शिक्षक और छात्र वार्तालाप, पाठ्य पुस्तकों की रूपरेखा, शिक्षा शास्त्रीय उपागम और विद्यालय प्रणाली का संपूर्ण जीवन, इन सभी आयामों की दिशा शांति की तरफ अग्रसर होनी चाहिए। शिक्षा का प्राथमिक चरण शांति अभिमुख व्यक्तित्व की नींव रखने के लिए आदर्श समय होता है। इस समय उसके अस्तित्व का निर्माण होता है और ज्यादा संख्या में विद्यार्थियों को शांति के लिए शिक्षा के अवसर में लाया जा सकता है। यही यहाँ उपयुक्त चरण है, जिसे शिक्षा के द्वारा शांति की संस्कृति की आधारशिला रखने पर पूरी तरह से ध्यान दिया जाना चाहिए। शिक्षा ने व्यक्ति या संस्था के माध्यम से सदैव विश्व शांति की स्थापना में भूमिका निभाई है और आज भी इसकी आवश्यकता है। आवश्यकता है कि विश्व को परिवार की भांति समझने की, इसमें उदात्त भावों को भरने की, तभी आज की भयावह परिस्थितियों से जूझने की हिम्मत मिलेगी और भारतीय संस्कृति की अस्मिता बची रहेगी। तभी संपूर्ण विश्व शांति की श्वास लेगा और ये महान कार्य भारत के द्वारा ही होगा। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, अभी कई क्वेश्चन हैं आपके, यहाँ पे देख लेते हैं। शांति शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम का प्रारूप प्रस्तुत कीजिए। तो प्राथमिक स्तर पर नैतिक जीवन संबंधी कहानियां और कविताएं, सभी धर्मों से संबंधित कहानियां। अब बच्चों को कैसे क्या बताना चाहिए, तो जो नैतिक जीवन से संबंधित कहानियां हैं, बच्चों को कहानी के माध्यम से, बच्चे क्या करते हैं, जब कहानी के माध्यम से चीज़ों को समझाया जाता है तो बच्चे बहुत ही चाव लेकर, बहुत ही मतलब कहते नहीं कि वो खेल खेल में ऐसा लगता है कि उनको कहानी बताई जा रही है तो वो बहुत ही रुचि लेकर वो चीज़ों को सीखते हैं। कविताओं के माध्यम से बच्चों को सिखाएं, तो जैसा आप बच्चों को सिखाएंगे कि हमें क्या करना चाहिए, हमें सभी से प्रेम भाव रखना चाहिए, तो बच्चे कहेंगे जी हमें प्रेम भाव रखना चाहिए। जब आप कहेंगे हमें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए तो बच्चे भी बड़ों की इज्जत करनी चाहिए यही कहेंगे, ठीक है ना। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए तो बच्चे भी कहेंगे हमें मदद करनी चाहिए। तो जब आप उन्हें ऐसा पाठ पढ़ाएंगे तो बच्चे क्या करेंगे, उसी तरह से बनेंगे। वो शांति, अमन, प्रेम, ये सब उनका क्या हो जाएगा, उनका एक उन्होंने सीख लिया, शांति का पाठ पढ़ लिया है ना, उन्होंने प्रेम का पाठ पढ़ लिया और सभी धर्मों से संबंधित कहानियाँ। अब उसमें जब आप बच्चों को शिक्षा दें तो ये ना बताएं कि ये इस जात का है, ये इस बिरादरी का, ये इस धर्म का है, ये नहीं, सभी मनुष्य हैं। सबसे पहले आप मनुष्य बन जाओ, यही बहुत बड़ी बात है। जैसे कहते हैं ना, बच्चे, ज़्यादातर बच्चों के मुँह से ये बातें आपने सुनी होंगी, मैडम जी वो ऐसे हैं, ये वो है, ये उनका फेस्टिवल है। नहीं, आप उनको ये समझाइए ये फेस्टिवल सभी के होते हैं। फेस्टिवल क्यों मनाए जाते हैं, खुशी के लिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके लिए मनाया जाता है, तो उन चीज़ों के बारे में आप बताएं, ना कि आप धार्मिक दृष्टि से उसको बताएं। आप अच्छी चीज़ों को पहले कवर करें, अच्छी चीज़ों को अपने माइंड में ले, फिर उसके बाद बच्चों को उसके बारे में बताएं कि ये जो फेस्टिवल मनाया जाता है तो इसके लिए मनाया जाता है, इसकी ये अच्छाई होती है, इसमें ये होता है, ना कि धर्म के नाम पे, ना कि जाति के नाम पे। तो बच्चे भी क्या करेंगे कि धर्म, जाति, ये सब चीज़ों से
दूर रहेंगे और सबसे पहले वो मनुष्यत्व का पाठ पढ़ेंगे, यानी कि सबसे पहले ये समझेंगे कि हाँ हमें मनुष्य होना चाहिए और बाकी बातें तो बाद की, है ना। फिर जूनियर स्तर पर ऐसे महापुरुषों का जीवन परिचय जिन्होंने विश्व शांति की स्थापना का प्रयास किया था, अब उन्हें सबके बारे में बताना चाहिए। जिन्होंने भाई गांधी जी के बारे में बताना चाहिए, सबसे फर्स्ट नंबर पर तो उन्हीं का नाम आ जाता है। हालांकि बहुत सारे लोगों ने इसमें सहयोग दिया, शांति शिक्षा में बहुत सारे लोगों ने, लेकिन गांधी जी कहते हैं अहिंसा का पाठ उन्होंने पढ़ाया। ये भी बताया कि अगर एक गाल पे कोई मार दे तमाचा तो दूसरा गाल उसे दे देना चाहिए। हालांकि वो खुद इतना शर्मिंदा होगा कि आपके गाल पे नहीं मारेगा, है ना, लेकिन उनको ये सब चीज़ें बतानी चाहिए कि आप झगड़ा कभी ना करो, आप गांधी जी के बताए हुए मार्ग पे चलो, तो आपका जो जीवन है वो बहुत ही अच्छे से चलेगा और जो हमारा देश है वो भी, क्योंकि आज का भाई जो नागरिक है, आज का जो बच्चा कल का नागरिक बनेगा तो वही तो हमारे देश को चलाएगा, यही तो है। और ये भी नहीं पता होता कौन बच्चा कितना आगे चला जाता है। और एक चीज़ आपने और भी देखी होगी कि जिस बच्चे को आपने क्लास में सबसे इस तरह माना, उसका कोई भी आपने ध्यान नहीं दिया। हालांकि टीचर सब पे ध्यान देती है, मैं एक चीज़ बता रही हूँ आपको ऐसी सरसरी नज़र से कि ये बच्चा शायद कुछ नहीं कर सकता ऐसा, लेकिन वही बच्चा आगे चलकर सबसे ऊपर निकलता है और सबसे आगे बढ़ता है। ये चीज़ आपने देखी होगी। और आप ये चीज़ सोचो कि ऐसा आपके साथ कौन सहपाठी था जो जिसको आप लोग ये समझते थे ये कुछ भी नहीं बन सकता, लेकिन आज वही कुछ ना कुछ बन के उसने दिखाया होगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं विश्व शांति स्थापना में सभी धर्मों की भूमिका और हाई स्कूल स्तर पर शांति का अर्थ, शांति स्थापना की आवश्यकता तथा महत्व, समाज में शांति स्थापना का अर्थ, यूनेस्को, रेड क्रॉस, यूएनओ तथा स्काउट गाइड की भूमिका, युद्ध तथा हिंसा का मूल्यांकित वर्णन, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। व्यक्तित्व की एक परिभाषा लिखिए। अभी आपके क्वेश्चन काफ़ी बाकी रह गए हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। आपका हो जाता है क्वेश्चन, आपका हो जाता है व्यक्तित्व की एक परिभाषा लिखिए। तो व्यक्तित्व की परिभाषा अनेक मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व के संबंध में निम्न परिभाषाएं दी हैं। आरबी केटल, व्यक्तित्व वह है जिसके द्वारा हम यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति किस परिस्थिति में क्या करेगा। HJ जेंग, व्यक्तित्व व्यक्ति के चरित्र, स्वभाव, बुद्धि और शारीरिक बनावट का थोड़ा बहुत ऐसा स्थायी और स्थिर संगठन है जो वातावरण के साथ उसके अपूर्ण समायोजन को निर्धारित करता है। व्यक्ति शब्द का अंग्रेजी पर्याय पर्सनालिटी है। यह व्यक्ति भाषा के शब्द परसोना से बना है जिसका अर्थ है मुखौटा। मुखौटा से आशय उस वेशभूषा मुखर पर लगाए जाने वाले चेहरे से जिसे पहनकर कलाकार रंगमंच पर अभिनय करता है। इस प्रकार पर्सनालिटी का शाब्दिक अर्थ व्यक्ति के बाह्य रंग, रूप व आचरण को व्यक्त करता है। व्यक्तित्व को समझने के लिए विद्वानों द्वारा इसकी प्रस्तुत परिभाषाओं का अवलोकन आवश्यक है या कतिपय परिभाषा प्रस्तुत की जा सकती है। अब ये परिभाषाएं आपकी हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। वुडवर्थ के व्यवहार की एक समग्र विशेषता ही व्यक्तित्व है। स्वयं व्यक्तित्व व्यक्ति की उन प्रवृत्तियों एवं अभ्यासों का समन्वय है जिसके कारण वो अपने समाज के अन्य व्यक्तियों से अलग कर पाता है। गिलफोर्ड के अनुसार व्यक्ति के विशेषकों के विलक्षण स्वरूप को उसका अस्तित्व माना जाता है। डेशील के अनुसार व्यक्तित्व व्यवहार प्रवृत्तियों का एक समग्र रूप है जो व्यक्ति के सामाजिक समायोजन से अभिव्यक्त होता है। उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि व्यक्तित्व को विभिन्न प्रकार से परिभाषित करने की चेष्टा की गई है जो कि उसकी जटिलता की ओर संकेत करती है। व्यक्तित्व की अवधारणाओं की स्पष्टता दृष्टि से GW आलपोर्ट द्वारा दी गई परिभाषा को विस्तृत व महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके अनुसार व्यक्ति के अंदर उन मनोशारीरिक गुणों का वह गतिशील संगठन है जो पर्यावरण के प्रति उसके अनूठे समायोजन का स्वरूप निर्धारित करता है। आलपोर्ट द्वारा व्यक्तित्व की प्रमुख परिभाषा को आज सबसे अधिक मान्यता दी जाती है। इसकी परिभाषा व्यक्तित्व के संबंध में अग्रांकित बातों का संकेत करती है। व्यक्तित्व संगठन एवं गतिशील स्वरूप लिया, इससे वैज्ञानिक एवं शारीरिक दोनों प्रकार के गुणों का समावेश है या पर्यावरण से विशिष्ट एवं अनूठे समायोजन को व्यक्त करता है। इस प्रकार आलपोर्ट की परिभाषा में व्यक्तित्व को सभी दृष्टियों से स्पष्ट करने का प्रयास किया जाता है। स्नायु विकृति से संबंधित कार्य व्यवहार पर प्रकाश डालिए। व्यक्तित्व के 5 बड़े गुण बताएं। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है या इस तरह से आप ऐसे लिख सकते हैं। व्यक्तित्व के स्वरूप की व्याख्या करने के लिए कई उपागमों का प्रतिपादन किया गया। इससे विशेषक उपागम एक प्रमुख उपागम है। इसके अनुसार व्यक्ति का व्यवहार व्यक्तित्व के विभिन्न विशेषकों द्वारा नियंत्रित होता है जो प्रत्येक व्यक्ति में मौजूद होते हैं। व्यक्ति के विशेषकों तथा गुणों के निर्धारण में आलपोर्ट एवं केटल ने उल्लेखनीय कार्य किया है। इस संबंध में यह प्रश्न भी सामने आया था कि मानव व्यक्ति के सम्मुख विशेषक
कारक या पक्ष कौन है। इस दिशा में कई मनोवैज्ञानिकों ने कार्य किया और अब इस दिशा में समाहित दिखाई पड़ रही है। तूपस एवं क्रिस्टल, गोल्डवर्ड, कोस्टा एवं मेक्रके, होगान आदि वैज्ञानिकों ने शोधों के आधार पर यह स्वीकार किया जाने लगा कि व्यक्तित्व के 5 बड़े गुण हैं जो निम्न है। खुलापन व्यक्तित्व के इस पहलू या विमा में कला में के लिए सम्मान, जोखिम उठाने वाला, सामान्य से हटकर विचार वाला, उत्सुकता एवं अनुभवों की विविधता दिखाई पड़ती है। खुलापन व्यक्ति की बौद्धिक उत्सुकता, सहनशीलता, नम्रता, ग्रहणशीलता एवं विविधता का स्तर बताता है। या कल्पनाशीलता, स्वतंत्र और विविधतापूर्ण क्रियाओं को नियंत्रित रूप में करने की वरीयता को स्पष्ट करता है। खुलापन एक द्विध्रुवीय विवाह माना गया है। इसमें उच्च खुलापन वाले व्यक्ति बौद्धिक उत्सुकता प्रदर्शित करते हैं। इसका भविष्य कथन नहीं किया जा सकता है, ये केंद्रित नहीं होते हैं। अब चैतन्यता व्यक्ति की विमा व्यवस्थित एवं विश्वसनीय होने की प्रवृत्ति बताती है। ऐसे लोग प्रायः स्व अनुशासन का पालन करने वाले, जिम्मेदारी से काम करने वाले, परिश्रमशील, नियमित, योजनाबद्ध ढंग से काम करने वाले होते हैं। उच्च चेतनता में प्रायः अनुभव्य व्यवहार एवं मनोग्रस्थित दिखाई पड़ती है। निम्न चेतनता में व्यक्ति सहज, नमनीय, फूहड़ व अविश्वसनीय रूप से प्रायः देखा जाता है। इस प्रकार एक और कुशल व्यक्ति अव्यवस्थित, अविश्वासी आदि दिखता है तो दूसरी ओर आराम पसंद, लापरवाह, असहयोगी आदि दिखता है। बहिर्मुखता व्यक्ति का यह पक्ष ऊर्जा, सकारात्मक, संवेग, सामाजिक, दूसरों के साथ रहने में उत्प्रेरक प्राप्त करने वाला, बातूनी, कर्मठ, चुस्त, उत्साह, दृढ़ता आदि की प्रवृत्ति बताता है। उच्च बहिर्मुखता व्यवहार में ध्यान आकर्षण एवं दबंगता प्रदर्शित करती है, जबकि निम्न बहिर्मुखता चुप रहने वाला, गैर मिलनसार होता है, जिसे स्वयं तल्लीन या तटस्थ भी कहा जाता है। इस प्रकार बहिर्मुखता में एक ओर तो व्यक्ति मजाकिया, सामाजिक, स्नेहपूर्ण आदि का गुण दिखता है, वहीं दूसरी ओर गंभीर, रूखापन, सचेत रहने का गुण भी दिखाई पड़ता है। सहमतिजन्यता व्यक्ति का यह पक्ष व्यक्ति के दूसरे के प्रति दया, करुणा, सहानुभूति तथा सहयोगात्मक होता है, न कि विरोधी एवं शंकालु प्रवृत्ति बनता है। यह एक व्यक्ति की विश्वसनीयता एवं सहायक होने के गुण को स्पष्ट करता है। इससे यह भी पता चलता है कि व्यक्ति सामान्यतः अच्छे स्वभाव का है या नहीं। उच्च सहमतिजन्यता शांत, आज्ञाकारी, आत्मसमर्पणशील व्यवहार उत्पन्न करता है, जबकि निम्न सहमतिजन्यता प्रतियोगी, चुनौती देने वाली, अविश्वसनीय व्यवहार प्रदर्शित करता है। इस प्रकार सहमतिजन्यता विमा में एक छोर पर सहयोगी, अन्य पर विश्वास करने वाला, उदार, अच्छे प्रकृति से संबंधित व्यवहार दिखता है तो दूसरे छोर पर असहयोगात्मक, शंकालु, जिद्दी, चिड़चिड़ेपन से संबंधित व्यवहार दिखता है। तो इस तरह से आपका हो जाता है। उसके बाद आपका लास्ट ये बचता है स्नायु विकृति। व्यक्ति का यह पक्ष अरुचिकर संवेगों जैसे डर, दुश्चिंता, आस्वाद व सुमेधा के अनुभव करने की प्रवृत्ति की ओर संकेत करता है। यह संवेगात्मक स्थिरता एवं आवेग नियंत्रण की मात्रा को व्यक्त करता है। स्थिरता की उच्च आवश्यकता एवं स्थिर एवं शांत व्यक्तित्व में दिखाई पड़ती है, किंतु यह प्रेरणा विहीन एवं उदासीन होती है। स्थिरता की निम्न आवश्यकता उत्तेजनशील एवं प्रकृति क्रियात्मक व्यक्तित्व का निर्माण करती है। ऐसे लोग कभी बहुत गतिशील होते हैं, लेकिन वे असुरक्षित या अस्थिर देखे जाते हैं। व्यक्तित्व के 5 गुणों का विचार किया गया है। इस प्रत्येक गुणों के संबंध में ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक द्विध्रुवीय और उसके प्रत्येक ध्रुवों के व्यवहार में अंतर दिखाई पड़ता है, किंतु यह अंतर गुण विशेष के सामान्य विशेषकों की तीव्रता के पैमाने पर ही होता है। व्यक्तित्व के इन गुणों का सामाजिक महत्व, इन गुणों की जानकारी विशेष रूप से शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण है। इसके आधार पर शिक्षक अपने विद्यालय शिक्षण एवं शिक्षणेतर क्रियाओं का आयोजन इस प्रकार कर सकते हैं जिससे विद्यार्थियों में अन्य बातों के साथ ही सामाजिकता का विकास हो और उसमें शांति की अभिवृत्तियों, मूल्यों, कौशलों का विकास किया जा सके। तो इस तरह से ये आपका सेशन कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में भी वीडियो शेयर कर दिया कीजिए जिससे उनको भी बेनिफिट मिल सके। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी कंटिन्यू करें। थैंक यू।